Hello everyone, welcome back to our channel that is Learning Hub, and today we will start our new chapter that is friction. This is the chapter of class 8th class. Okay, in our previous lecture we learned about the chapter force and friction. And friction is a type of force. Force is of two types: contact force and non-contact force. In contact force we will learn a muscular force and the frictional force. Okay, and in detail we learn friction in detail today. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. मीन्स हमने कई बार देखा है कि जब भी हम ट्रैफिक सिग्नल पर होते हैं तो ट्रक क्या है, कार क्या है, वो स्लो डाउन हो जाती हैं. यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वैन एवर नीडेड बाय द अप्लाइंग ब्रेक्स. मतलब जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा बाईसाइकिल भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है. वैन हैव यू एवर थॉट वाई व्हीकल स्लोज डाउन. मतलब कभी ये सोचा है कि व्हीकल स्लो डाउन क्यों हो जाता है जब हम उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं. नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट. मतलब सिर्फ व्हीकल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव कर रहा है, मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. मीन्स अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कैसे हो जाता है, अपने आप. फाइनली इट स्टॉप्स. हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. मतलब हमने कई बार देखा कि अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं या वैसे बैट बॉल खेल रहे हैं तो जो बॉल है अगर हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो फोर्स भी क्या है, रोल होने के बाद स्टॉप हो जाती है, रेस्ट में चली जाती है. वाई डू वी स्लिप वैन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील. हम स्लिप क्यों हो जाते हैं अगर हमने बनाना पील के ऊपर स्टेप रखा है तो. वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर. मीन्स और ये डिफिकल्ट क्यों होता है एक स्मूथ और वेट फ्लोर के ऊपर चलना. तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं इनका रिजल्ट क्या होता है, ये सिचुएशंस क्यों अराइज होती हैं, ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल के अंदर इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. ओके, you will find the answer to such questions in this chapter. So let's start with an activity 12.1. gently push a book on a table. मतलब हमने एक टेबल लिया है, हम जेंटली एक बुक को हमने क्या कर दिया, पुश किया, मतलब धकेला है. यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स मूविंग फॉर सम डिस्टेंस. मतलब बुक यहाँ पे थी, हमने थोड़ा सा पुश दिया इसको तो बुक यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, बट वो अपने आप स्टॉप हो गई है. रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. मीन्स बार बार हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और वो रुक रही है. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक. क्या हम कह सकते हैं कि इस बुक के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑलवेज अपीयर इन द अपोजिट डायरेक्शन. फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशंस बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ द बुक एंड द टेबल. मीन्स यहाँ पे ये बुक है, ये एक बुक है और ये टेबल है, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो ये फोर्स है, ये वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड इट इज़ ऑलवेज एक्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में लगता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. इन दोनों के बीच में के सरफेस के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन. यू शो दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट. मतलब अगर हम फोर्स को लेफ्ट साइड से अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट. अगर हमने फोर्स को लेफ्ट साइड से अप्लाई किया है, मतलब इस साइड से अप्लाई किया है, तो जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो किस साइड से लगेगा, राइट साइड से लगेगा. इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट साइड. अगर हम राइट साइड से अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से लगेगा, हमारा लेफ्ट साइड से लगेगा. इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बुक. मीन्स फोर्स अपोज हो रहा है तभी तो हमारी चीज़ें रुकेंगी. अगर हम फोर्स को सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो चीज़ कभी भी नहीं रुकेंगी. ये चीज़ हमने फोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करवा रहे हैं तो वो फोर्स क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा. वही सेम कंडीशन इसके साथ भी है. अगर हम फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन से लगाएंगे तभी वो चीज़ जो है वो हमारी स्टॉप होगी, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. यही चीज़ मैंने आपको डायग्राम में बताई थी कि बुक के सरफेस के बीच में और टेबल के सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं.
लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी 12.2। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। अब हमने क्या किया, एक ब्रिक ली है, ये क्या है, एक ब्रिक है, ईंट है। अब इसके ऊपर हमने एक स्ट्रिंग लगाया है बाई अ स्प्रिंग बैलेंस। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। इट गिव्स, मतलब अब स्प्रिंग बैलेंस हमें क्या दे रहा है कि मेजरमेंट दे रहा है, एक मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। इट गिव्स यू मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। पहले हमने सिर्फ एक ब्रिक ली है, उसका मेजर किया है। उसके बाद क्या किया, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन। अब इसी ब्रिक को हमने क्या किया, पॉलीथीन से रैप किया अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। हम दोबारा से सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है और ये मेजर आउट करना है कि अब इस टाइम पे कितना फोर्स जो है इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स। दोनों की रीडिंग के बीच का क्या डिफरेंस होगा, ये चीज़ आप अपने घर पर भी अपने बाई सेल्फ आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। वट माइट बी द रीजन बाई द दिस डिफरेंस। और इसी सेम एक्टिविटी को रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग। थर्ड टाइम हमने किसके साथ रिपीट करना है, इसको जूट बैग के साथ करना है अराउंड द ब्रिक। वट डू यू ऑब्जर्व। तीनों एक्टिविटी में आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ये आप अपने आप ही चीज़ देख सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है यूज फॉर द मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ए कोइल्ड स्प्रिंग। इसके अंदर एक कोइल्ड स्प्रिंग होती है, इस टाइप से इसके अंदर कोइल्ड स्प्रिंग होता है। व्हेन इट विच गेट स्ट्रेच्ड, और ये क्या हो जाता है जब इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय, और जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा बाई पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। दिस इज द स्केल। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। स्केल के ऊपर जो रीडिंग आएगी वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगी। राइट, नाउ मूव टू द एक्टिविटी 12.3। मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। अब हमने एक स्मूथ फ्लोर के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन बनाना है, और ऑन अ टेबल, या टेबल के ऊपर बना लो। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय द ब्रिक्स or books. Put a mark with the pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. अब हमने एक पेंसिल को मूव डाउन करवाना है उस पॉइंट से। How far does it move on the table before coming to rest? रेस्ट में आने से पहले ये कितना मूव करेगा। Note down the distance. वो डिस्टेंस हमने क्या करना है, नोट करना है। Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक प्लेन टेबल है, तो ये हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, प्लेन टेबल है। ये एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ से हमने सेल को अलाउ किया, सेल ले लो, पेंसिल ले लो, पेन ले लो, एज यू विश। ओके, यहाँ से हमने इसको रोल डाउन किया, तो हमने नोट डाउन करना है कि ये कितने टाइम बाद जो है ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, क्लॉथ लेना है। अब हमने इसमें क्लॉथ लिया, ये हमने चीज़ नोट करनी कि इस क्लॉथ के अंदर रिंकल्स नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे प्लेन क्लॉथ होना चाहिए। बट एज कम्पेयर टू द स्मूथ सरफेस ऑफ टेबल, ये वाला सरफेस क्या होगा, थोड़ा सा रफ होगा। अब हमने इस पे नोट करना है कि जब हम यहाँ से सेल को रोल डाउन करेंगे तो वो कहाँ पर जाके, किस पॉइंट पर जाके स्टॉप होगा। ओके, दोनों का डिस्टेंस जो है वो हमने मेज़र करना है, और यहाँ से हम देखेंगे कि स्मूथ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कैसा लग रहा है और रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कैसा लग रहा है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ सैंड। और यही सेम एक्टिविटी थर्ड टाइम फिर से रिपीट करना है, किसके साथ रिपीट करना है, सैंड के साथ रिपीट करना ओवर द टेबल। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर द मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस किसके अंदर कवर होगा, किसके अंदर कवर होगा, सैंड के अंदर। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। मतलब जितनी बार भी हम देख रहे हैं हर बार जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ रहा है, हमारा सरफेस फैक्टर आ रहा है, जो हमारे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। कौन सा फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, सरफेस। स्मूथ सरफेस है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, रफ सरफेस है तो डिस्टेंस क्या करेगा, कम कवर करेगा। वाई, अब देखो, ठीक है। अब ये क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, ये क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है बिल्कुल। ओके, अब यहाँ से जब हम अप्लाई करेंगे तो इसके स्मूथ सरफेस के बीच में और जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है इसके बीच में जो इंटरलॉकिंग होगी, जो क्या होगी, इंटरलॉकिंग होगी, वो इंटरलॉकिंग क्या होगी, कम होगी। और जितनी कम इंटरलॉकिंग होगी उसको उतना ही ज़्यादा मौका मिलेगा अपनी स्पीड को फास्ट करने का। अगर इंटरलॉकिंग कम है तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा इसके ऊपर,
कम लगेगा, क्योंकि उसको ये अटैक नहीं, मतलब ये अटैच नहीं हो पा रहे हैं, दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो क्या है हमारा, कम है। कांटेक्ट कम होने की वजह से चीज़ जो है वो यहाँ से इजीली क्या हो जाती है, मूव कर जाती है, बिकॉज ऑफ द लेस फ्रिक्शन। बट अगर हम रफ सरफेस लेते हैं, रफ सरफेस में क्या प्रेजेंट होती हैं, इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये इजीली इंटरलॉक कर जाता है दोनों सरफेस के बीच में। इसमें क्या है, बेटर इंटरलॉकिंग होती है। क्या होती है, बेटर इंटरलॉकिंग हो जाती है। बेटर इंटरलॉकिंग होने की वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा हमारा, ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यही होता है हमारा जो फैक्टर इफेक्ट करता है फ्रिक्शन को। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, सरफेस। सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, और रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। यही चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो फ्रिक्शन है वो कोज्ड होता है इरेगुलरिटीज की वजह से। इवन दोज सर्फेसिस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन दैम। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेस लॉक इन टू वन अनदर, क्योंकि अगर इरेगुलरिटीज हैं तो वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगी, इंटरलॉक हो जाएंगी, लॉक हो जाती हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, और जब हम उसको मूव करवाते हैं किसी भी सरफेस को, तो हमें क्या है, उतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम उस इंटरलॉकिंग को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। ऑन रफ सर्फेसिस देर आर ए लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सर्फेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये डायग्राम में भी शोन किया गया है। ये सरफेस ऑफ बुक है एंड दिस इज द सरफेस ऑफ टेबल एंड दिस इज द इरेगुलरिटीज बिटवीन देम। ओके, ये क्या हो रही है, इंटरलॉकिंग हो रही है दोनों के बीच में। एंड इंटरलॉकिंग कैसी है, अगर इंटरलॉकिंग आपकी कम है तो मतलब मीन्स आपका स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन भी कम लगेगा। इंटरलॉकिंग अगर ज़्यादा है तो रफ सरफेस और आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. अगर force of friction जो है वो increase होगा अगर दोनों surfaces को हम ज़्यादा press करेंगे. You can experience it by ड्रैगिंग अ मैट वैन नोबडी सिटिंग ऑन इट। अगर हम एक मैट को ऐसे खींच रहे हैं जब उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा है, उसके अंदर फ्रिक्शन कैसा लगेगा। और अगर अगर कोई पर्सन उस मैट के ऊपर बैठा है और उस टाइम पे हम उसको खींच रहे हैं तो उस टाइम पे फ्रिक्शन आपका कैसा लगेगा। अब ये भी एक फैक्टर है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब अगर हमें एक बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा रहे हैं। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट द एक्सपीरियंस नाउ। ओके, अगर नहीं करके देखा है तो आप घर पे भी कर सकते हैं इस चीज़ को ट्राई। ओके, आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है। वट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या ईजी है। एक बॉक्स रेस्ट में है, एक टेबल ऐसे ही कोने में पड़ी हुई है, हम उसको धक्का देकर एक जगह से हम दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, वो ईजी है। या एक चल रही है, मतलब चल कैसे रही है, एक ऑलरेडी कोई पर्सन किसी टेबल को क्या कर रहा है, मूव करवा रहा है, और हमने उसको थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो क्या करेगी, इजीली मूव कर जाएगी। ओके, तो दोनों में से कौन सा ईजी है मूव करवाने के लिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम, अब यहाँ पे भी दो डेफिनेशंस निकल कर आ रही हैं फ्रिक्शन की। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और हमने उसको मूव करवाया है तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है और उसको हमने सेम स्पीड के साथ मूव करवाना है तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा हमारा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। मीन्स ये एक बॉडी क्या है, रेस्ट में है, हमने इसको क्या किया, पुश किया। अब इसको पुश करके कौन सा फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। वाई इट इज़ स्टैटिक, स्टैटिक क्या होता है, रुका हुआ होना, ठीक है। मतलब एक रुकी हुई चीज़ को हमने फोर्स अप्लाई किया है और उसको मूव करवाया तो वहाँ पे क्या हो गया हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। और एक ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी मूव कर रहा है, ऑलरेडी क्या किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है, और हमने उसको थोड़ा सा और पीछे से पुशअप कर दिया तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा हमारा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ओके, अब यहाँ से आप लोग मुझे बताएं कि दोनों में फ्रिक्शन कौन सा ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा। मीन्स ये मेरे पास क्या है, पेन है, अब ये रेस्ट में है, ठीक है। मैंने इसको
ऐसे किया, ये मूव किया, मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया तो ये क्या कर गया, मूव कर गया, बट मैंने इसको रेस्ट से उठाया, ये ऑलरेडी रेस्ट के अंदर था, तो इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। बट ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, ये ऑलरेडी मूव किए जा रहा है, और मैंने इसको थोड़ा सा और पुशअप कर दिया पीछे से, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन किसका ज़्यादा होगा, किस में हमारा फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रहा है, किस में लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन में लग रहा है, क्योंकि इसकी इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, ये रेस्ट में है, और रेस्ट में से किसी बॉडी को उठाने में हमारा जो फोर्स है वो हमें ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू द ऑलरेडी मूविंग बॉडी, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. क्योंकि जब एक बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो दूसरे सरफेस के साथ इंटरलॉक हो सके, वो क्या है, वो मूव करती रहती है, तो इसलिए उसका फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. ओके, आई होप ये आप चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन रफ सरफेस पर कैसा होता है, स्मूथ सरफेस पर कैसा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास विल लर्न अबाउट द फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, ये एविल कैसे हो सकता है फ्रिक्शन। ओके, सो बाय बाय।